द फ्लाई 1986 में रिलीज हुई डेविड कोरेनबर्ग के डायरेक्शन में बनाई गई ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट बॉडी हॉरर मूवीज में से एक है। अगर आप बेस्ट बॉडी हॉरर की सूची बनाते हो और उसमें इस मूवी को स्थान नहीं देते हो तो आपको बॉडी हॉरर मूवी के बारे में कुछ नहीं पता। इस मूवी में इंसान दुर्भाग्यवश एक मक्खी में परिवर्तित होने लगता है। जब आपके जेनेटिक्स में या डीएनए में परिवर्तन आता है तब आपका शरीर कितना भयानक बन सकता है ये मूवी यही परोसती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका मुख्य नायक मर जाता है और उसका दूसरा जन्म मक्खी के रूप में होता है। नहीं, ये मूवी बताती है कि जब एक इंसान जेनेटिक लेवल पर कोई दूसरा प्राणी जैसे मक्खी बनने लगता है तब उसके देह में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और कितने डरावने। ये मूवी थोड़ी सीरियस होने वाली है। ओके, तो इन काले मंदिर जैसे डिब्बों को प्रणाम बोलते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी प्रारंभ ब्रंडल सेथ से होती है। इसे नहीं पहचाना, इसने मेरे साथ इस मूवी में काम किया है। इसमें इसका नाम शायद जेक था और इसमें वो राइटर था, पर इस मूवी में वो खुद को एक वैज्ञानिक बताता है। वो अपना साक्षात्कार इंटरव्यू एक लड़की को दे रहा है जिसका नाम वेरोनिका है। ब्रंडल मुंह से कहता है, मैंने एक ऐसी वस्तु बनाई है जिससे पूरा संसार बदल सकता है। तो वेरोनिका जीप से कहती है, अमेरिकन मूवी का हर वैज्ञानिक ऐसा ही बोलता है। तो ब्रंडल, ठीक है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बाय द वे, लोग वैज्ञानिकों की पार्टी में है। वेरोनिका ब्रेंडल के साथ जा रही है। ब्रेंडल वेरोनिका को यहाँ लाता है। कहीं ये साइको साइंटिस्ट तो नहीं? ऐसा इस वक्त वेरोनिका को लग रहा है। ब्रेंडल उसे अपनी शोध कक्ष लैब में लाता है। इन्हें देख रहे हो दोस्तों, यही दो वस्तुएं ब्रेंडल का आविष्कार है और इस आविष्कार का नाम ब्रेंडल टेलीपोर्टेशन बताता है। तभी वेरोनिका, आपका इससे क्या तात्पर्य है? तो ब्रेंडल, मुझे तुम्हारी कोई वस्तु दो, कोई भी। तभी वेरोनिका ये चीज, जी हाँ ये चीज निकाल कर ब्रेंडल को देती है। वाह, चिकनी जांघें। ब्रंडल उस काले जालीदार वस्त्र को इस बोर्ड में रखता है। ठीक है, फिर ब्रंडल सेठ कंप्यूटर महोदय के पास आकर उससे बात करने लगता है। कंप्यूटर महोदय ब्रंडल की आवाज सुनकर अपना कार्य आरंभ कर देता है। उस वस्तु का विश्लेषण करने लगता है। कंप्यूटर जी काफी समझदार है। वेरोनिका अपने वस्त्र पर चिल की नजर गाड़े हुए है कि तभी वो वस्तु वहाँ से मिस्टर इंडिया हो जाती है। वेरोनिका ब्रंडल को देखती है। ब्रंडल उसे कंप्यूटर स्क्रीन देखने का इशारा करता है। वेरोनिका देखती है, उस पर लिखा था स्थानांतरण सफलतापूर्वक, टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल। तभी ब्रंडल उसे दूसरे पोर्ट के पास ले जाता है। उसका द्वार खोलता है और एक क्या, वहाँ पर वेरोनिका का जालीदार कपड़ा है। वाह, यहाँ हुआ क्या? ब्रंडल मुंह से कहता है, मैंने तुम्हारे काले कपड़े का वहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट किया। अब बोलो, क्या ये दुनिया नहीं बदल सकता? वेरोनिका टेप चालू करके ब्रंडल से बात करने लगती है। वो पूछती है, क्या आपके इस कार्यक्रम का वित्त पोषण बार्टिक संस्थान ने किया है? ब्रंडल हाँ में जवाब देता है। तभी ब्रंडल को पता चलता है कि वेरोनिका उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर रही है। तो ब्रंडल उसे ऐसा करने से मना करने लगता है, पर वेरोनिका कहती है, आई एम पत्रकार और मेरा यही कार्य है। तो ब्रंडल उससे टेप मांगने लगता है, पर वेरोनिका उसे टेप नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वेरोनिका वो टेप अपने एडिटर को सुनाती है, पर एडिटर जिसका नाम स्टेटिस पोरांस है वो उसे एक बकवास बताता है। वो कहता है, उसने तुम्हें चू से उल्लू बनाया। तभी वहाँ ब्रंडल भी आ जाता है। स्टेटिस, ओ वो तुम हो जिसने इसे उल्लू बनाया, ये कहकर स्टेटिस वहाँ से चला जाता है। ब्रंडल वेरोनिका से बात करना चाहता है तो हमें ये दोनों एक कॉफी शॉप में दिखाए जाते हैं। ब्रंडल वेरोनिका को अपने असिस्टेंट बनाना चाहता है ताकि उसके काम को असिस्ट करे, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए और जब काम पूरा हो जाए तो वो एक किताब भी लिखे। तभी वेरोनिका पूछती है, कार्य संपूर्ण होने से आपका क्या तात्पर्य है? तभी ब्रंडल कहता है, मेरा आविष्कार जिन वस्तुओं में जान नहीं है उनका टेलीपोर्टेशन कर सकता है, पर लिविंग वस्तुओं का जिंदा वस्तुओं का नहीं कर सकता। पर क्यों? अरे वेरोनिका कितनी खूबसूरत है, मेरा ध्यान इस पर क्यों नहीं गया? बस उसकी हेयर स्टाइल थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन है काफी खूबसूरत। खैर, वेरोनिका ब्रंडल के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। डायरेक्टर साहब सोचते अब क्या किया जाए, तो वो वेरोनिका को उसके घर भेज देते हैं। वेरोनिका अपने घर आती है और उसे कुछ फील होता है। उसे फील होता है कि उसके नहाने हगने धोने वाले कक्ष में कोई है। वेरोनिका कक्ष में आती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। अरे ये तो एडिटर साहब है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, जान लो। एडिटर साहब कभी वेरोनिका के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे और इसी दौरान
दौरान एडिटर साहब ने एक बार वेरोनिका को एडिट किया था। अब वो फिर से वेरोनिका को एडिट करना चाहते हैं, पर वेरोनिका एडिट होने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तो एडिटर साहब वहाँ से चले जाते हैं। सीन ब्रंडल पर आता है। वो अब एक बंदर का टेलीपोर्टेशन करने वाला है और वेरोनिका कैमरा लेकर इसका व्लॉग बना रही है। ब्रंडल अपने कंप्यूटर से कहता है, कंप्यूटर जी 5 सेकंड में टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दे। कंप्यूटर अपना काम शुरू करता है। वो बंदर को टेलीपोर्ट करने लगता है। इसके लिए कंप्यूटर जी को बंदर के जेनेटिक सीक्वेंस को डिकोड करना जरूरी है और वो करता भी है, जिसके बेसिस पर कंप्यूटर जी बंदर को दूसरे पोर्ट पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। ब्रंडल दूसरे पोर्ट में बंदर को देखने लगता है, पर अफसोस बंदर तो टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन त्वचा यानी कि स्किन नहीं। कहने का अर्थ यह है कि स्किन को छोड़कर सब कुछ टेलीपोर्ट हो चुका है। ये सीन काफी भयानक है क्योंकि बंदर में अभी भी जान है। कभी कभी इन बेजुबान जानवरों के लिए बहुत बुरा लगता है मुझे, क्योंकि जितने भी आविष्कार किए गए हैं उन आविष्कारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन बेजुबान जानवरों को हानि जरूर पहुंचाई है, जबकि उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। केवल इंसान की बेहतरी के लिए उन्हें हमेशा बलि का बकरा बनाया जाता है। बहुत बुरा लगता है यार। खैर, ब्रंडल वेरोनिका को बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। वो कहता है कंप्यूटर जी के पास स्किन के संबंध में कोई पर्याप्त आंकड़े नहीं है, इसी कारण वो कंफ्यूजिया गया कि उसे करना क्या है। ब्रंडल इतना ही बोलता है क्योंकि डायरेक्टर ने इतना ही बोलने को कहा है। देखो, हॉलीवुड में प्यार 5 सेकंड में हो जाता है और यहाँ तो वेरोनिका ब्रंडल के साथ तकरीबन 1 दिन बिता चुकी है, तो प्यार तो हो ही गया मान लो। अब इन दोनों को रिसर्च करनी है। रिसर्च किस चीज की? एक दूसरे के शरीरों की। और ये दोनों रिसर्च करते हैं। जब इनकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तब ब्रंडल की पीठ में कुछ चुभता है। वेरोनिका वो चीज ब्रंडल की पीठ से निकालती है। ये जो छोटा सा सीन है ना, देखना मूवी में आगे कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। खैर, वेरोनिका ब्रंडल के शरीर की चमड़ी को चूमने लगती है। वो कहती है हमें आपकी चमड़ी पागल कर देती है। और तभी ब्रंडल के दिमाग में कुछ आता है। वो एक प्रयोग करता है। वो मांस के 2 टुकड़े करके एक टुकड़े को टेलीपोर्ट करता है और फिर टेलीपोर्ट किए गए टुकड़े को और टेलीपोर्ट नहीं किए गए टुकड़े को फ्राई करके वेरोनिका को खिलाता है। वो खुद भी तो खा सकता था। हाँ, खा सकता था, पर डायरेक्टर इसको मैंने केवल रोमांच के लिए लिया है तो इसलिए वो खाती है। एक टुकड़े का स्वाद नॉर्मल होता है जो अमूमन मीट का होता है, और वो टुकड़ा वो होता है जिसे वो किया गया है। मैं रोहित शर्मा क्यों बन रहा हूँ? जबकि दूसरे टुकड़े का स्वाद आपने कभी प्लास्टिक को चबाया है वैसे होता है, यानी कि सिंथेटिक। यानी कि इस प्रयोग का रिजल्ट यह निकला कि ब्रंडल को स्किन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी कंप्यूटर जी को देनी है और वो ऐसा करने लगता है। वेरोनिका वहाँ से निकलकर कहीं जाने लगती है। स्माइल देखो, ओ मेरी अंग्रेजी प्रिटी जिंटा। खैर, वो कार लेकर वहाँ से चली जाती है। पर दोस्तों, एडिटर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वो वेरोनिका की स्टॉकिंग कर रहे हैं? वेरोनिका अपने नए प्रेमी के लिए एक नया लेदर जैकेट खरीदने लगती है। तभी वहाँ एडिटर साहब भी आ जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ब्रंडल को लेकर काफी ज्यादा तू में होती है। पर हमारे लिए फाइट इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सीन इम्पोर्टेंट है। ब्रंडल अब एक बार फिर से एक और बंदर का टेलीपोर्टेशन करने वाला है, पर इस बार उसने स्किन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी कंप्यूटर महोदय को दे दी है। कंप्यूटर जी उस जानकारी का सही से यूज करके बंदर का सहकुशल टेलीपोर्टेशन कर देते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बहुत 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 ही बड़ी अचीवमेंट है ब्रंडल और मेरे लिए। हम दोनों ने काफी ज्यादा मेहनत की इसके लिए। तो ब्रंडल यह उपलब्धि वेरोनिका के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। तभी वेरोनिका को कुछ मिलता है। वो पूछती है ये क्या है? तो ब्रंडल कहता है ये तुम्हारे एडिटर ने भेजा है। वेरोनिका उसे देखती है। उसमें ब्रंडल की टेलीपोर्टेशन से रिलेटेड एक मैगजीन होती है। ये देखकर तुरंत वेरोनिका वहाँ से निकल जाती है, जिससे आपको ब्रंडल को बुरा लगता है। वेरोनिका एडिटर के पास आती है और इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है कि ये दोनों सिकंदर मूवी नहीं देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये समझौता नहीं होता। समझौता होता है कि एडिटर ब्रंडल की कहानी नहीं लिखेगा, पर बदले में वेरोनिका को कुछ देना होगा। सोचो क्या हो सकती है? बस गंदी बातें ही सोचना। वो बदले में ब्रंडल के काम की जानकारी मांगता है। बी प्रोफेशनल यार। उसे अच्छे से पता है कि जो तुम सोच रहे हो उसे कभी भी मिल सकता है, लेकिन ऐसे मौके जीवन में कभी कभार ही आते हैं और जिस
इसके लिए वेरोनिका भी तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई अनादर विकल्प नहीं है। इधर ब्रंडल एडिटर और वेरोनिका के बारे में सोच सोच कर देवदास बन गया। वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और यहीं पर एंट्री होती है दोस्त तो इस मूवी के विलन की, I mean मक्की की, जो बंदर को परेशान कर रही है। और यहीं पर ब्रंडल दुख में या गुस्से में या जेलेसी में या फिर नशे में, पता नहीं किस में, पर वो खुद को टेलीपोर्ट करने का निर्णय ले लेता है। जबकि वो एक वैज्ञानिक है, उसे अच्छे से पता है कि जब तक बंदर की पूरी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती ऐसा कोई भी कदम उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पर जब आपका मन किसी एक इमोशन के या फिर नशे के कंट्रोल में आ जाता है तब आप सोचने समझने की शक्ति खो देते हो और ऐसा ही कुछ महान वैज्ञानिक ब्रंडल के साथ हो रहा है। उसने खुद को टेलीपोर्ट करने की तैयारी कर ली है, वो इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा है वेरोनिका के लिए। पर दोस्तों जिस पोर्ट में ब्रंडल बैठा है उसी पोर्ट में एक मक्खी भी बैठी है और पोर्ट का डोर बंद हो जाता है। कंप्यूटर टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। बंदर ब्रंडल को देखता है और कंप्यूटर महोदय ब्रंडल का टेलीपोर्टेशन कर देता है। दूसरा पोर्ट खुलता है, पर मैं आगे नहीं बताऊंगा जब तक तुम इस वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। मुझे इस वीडियो से केवल 5 सब्सक्राइबर चाहिए तो प्लीज कर दो यार। पोर्ट खुलता है, ब्रंडल उससे बाहर आता है, बंदर उससे गले मिलता है, पर मक्खी नहीं आई। वो कहाँ है? कुछ घंटों बाद वेरोनिका अपने पैरों से चलकर वहाँ फिर से आ जाती है। वो ब्रंडल के पास आती है और क्या देखती है कि ब्रंडल आंख बंद करके सोया हुआ है। तो वेरोनिका उसे गिली पप्पियां देकर जगा देती है। ब्रंडल उसे बताता है कि उसने खुद का टेलीपोर्टेशन किया और क्यों किया? क्योंकि वो नशे में था। वो नशे में क्यों था? क्योंकि उसे लगता है कि एडिटर का और वेरोनिका का चक्कर चल रहा है। ये सुनकर वेरोनिका उसे समझाती है कि उनके बीच अब काम को छोड़कर कोई रिश्ता नहीं है और ब्रंडल समझ जाता है क्योंकि वो समझदार है और फिर ये दोनों रात वाले काम में लग जाते हैं। पर एक मिनट, ब्रंडल की पीठ पर ये क्या है? ये दोनों सोए हुए हैं। तभी एक मक्खी भुन भुन करते हुए इनके करीब आती है और ब्रंडल उसे नींद में ही पकड़ लेता है। ये तो परिवर्तन की शुरुआत है। आगे आगे देखो कौन कौन से परिवर्तन ब्रंडल में आते हैं। पहला परिवर्तन, वेरोनिका जागती है। वो ब्रंडल को देखने लगती है और ब्रंडल सेट जिम्नास्टिक करने लगता है। वो ऐसे कर्तव्य करता है जिसे वेरोनिका और मैं देखकर हैरान परेशान रह जाते हैं। इतनी पावर, इतना बैलेंस इसके पास आया कहाँ से? ये तो पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन, ब्रंडल और वेरोनिका थोड़ा बहुत घूमकर कॉफी शॉप में कॉफी पीने आते हैं। यहाँ पर ब्रंडल एकदम लाउड तरीके में वेरोनिका से बात करने लगता है और अपनी कॉफी में भर भर कर चीनी डालता है। ये देखकर वेरोनिका को लिटिल अजीब लगता है। इतनी मीठी कॉफी भला कौन पी सकता है? एक कहावत है, जहाँ मीठा होता है वहीं पर मक्खियाँ भिनभिनाती है। तीसरा परिवर्तन, उसका स्टेमिना इतना बढ़ चुका है कि वो 2-3 घंटों से वेरोनिका के साथ एक काम कर रहा है जिसमें वेरोनिका काफी थक चुकी है, पर वो नहीं थका। तभी वेरोनिका उसकी पीठ पर कुछ अजीब तरीके के बाल देखती है और तुम ब्रंडल का फेस देखो, जो पहले ऐसा था चिकना, जो अब ऐसा हो गया खुरदुरा। वेरोनिका एक कैंची से वो बाल काटने लगते कि तभी ब्रंडल को कुछ होता है। वो चाहता है कि वेरोनिका भी खुद का टेलीपोर्टेशन करे, पर वेरोनिका मना कर देती है, जिसे ब्रंडल बहुत गुस्सा करने लगता है। अमूमन शांत रहने वाला व्यक्ति इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? दृश्य कट होता है। मॉर्निंग वाले सीन में फिर से वेरोनिका ब्रंडल के पास आती है। वो कहती है, तुम बदल रहे हो। मैंने तुम्हारे उन कटे हुए बालों का निरीक्षण करवाया और मुझे पता चला कि वो बाल किसी इंसेक्ट यानी कि कीट के हैं। टेलीपोर्टेशन के बाद तुम बदल चुके हो। तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। ये सुनकर ब्रंडल, मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और कहता है, अब बोलो, बीमार व्यक्ति ऐसा कर सकता है? मुझे ना तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। वो वेरोनिका को वहाँ से निकाल देता है और कहता है, तुम अब यहाँ कभी मत आना। और रोते हुए वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। फर्स्ट टाइम मुझे वेरोनिका के लिए बुरा लगता है। चौथा परिवर्तन, वेरोनिका के जाने के बाद ब्रंडल खुद को आईने में देखता है और अब उसे भी लगता है कि सच में उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। वो देखता है कि उसके नाखून उसकी उंगलियों से अलग हो रहे हैं और उसकी उंगलियों में से कोई व्हाइट कलर का पीप बाहर आ रहा है। वो खुद को कहता है, क्या मैं मर रहा हूँ? तभी ब्रंडल अपनी टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया दोबारा देखता है। कंप्यूटर जिसे बताते हैं कि उसने ब्रंडल के साथ किसी और का भी टेलीपोर्टेशन किया और वो चीज फ्लाई थी। ब्रंडल उससे पूछता है उसका क्या हुआ, तो कंप्यूटर जी उसे बताते हैं कि उसने फ्लाई और ब्रंडल को जेनेटिक लेवल पर जोड़ दिया। फिर उसके बाद
ब्रंडल फ्लाई का टेलीपोर्टेशन किया। ये देखकर ब्रंडल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। थोड़े दिनों बाद और पांचवा परिवर्तन सीन वेरोनिका पर आता है। उसे ब्रंडल का फोन आता है और वेरोनिका एक फोन पर ब्रंडल से मिलने आ जाती है। नो ईगो। और आजकल की गैंडू जनरेशन जो बात बात पर गुस्सा करती है और एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती। खैर तुम देखो ब्रंडल को कैसी हालत हो गई उसकी, क्या से क्या बन गया वो। यहाँ पर ब्रंडल उसे बताता है कि उसकी हालत ऐसी कैसे हुई। वो कहता है कंप्यूटर जी ने टेलीपोर्टेशन के दौरान मुझे और फ्लाई को जेनेटिक लेवल पर जोड़ दिया। मैं ब्रंडल नहीं हूँ, मैं फ्लाई और ब्रंडल की संतान हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बन रहा हूँ। हमें यह भी दिखाया जाता है कि वो खाना किस तरह से खाता है। जिसे खाना है उसे हाथ में लेता है, फिर उस पर व्हाइट लिक्विड मुंह से निकाल कर डालता है ताकि वो चीज लिक्विड बन सके। इस व्हाइट कलर की चीज को इस मूवी में वोमिट ड्रॉप कहा गया है। इसके बाद उसका कान भी उससे अलग होकर नीचे गिर जाता है। इतनी सारी अजीब, वियर्ड, डिस्टर्बिंग, क्रीपी, डरावनी चीजों को देखकर वेरोनिका वहाँ से भागती नहीं बल्कि वो ब्रंडल को गले लगाती है। जी हाँ, गले लगाती है। क्या बोलूं मैं आप। वेरोनिका का ब्रंडल के प्रति ऐसा समर्पण देखकर मैं निःशब्द हो गया। भला कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। और किसी ने कहा है ना कि प्यार वो नहीं है कि जो अच्छे वक्त में आपके साथ रहे, बल्कि प्यार वो है जो आपके बुरे वक्त में आपके पीछे या आगे खड़े होकर आपकी ताकत बने। वेरोनिका ये सारी बातें एडिटर को बताती है तो एडिटर कहता है मुझे उसका एक वीडियो बना के दो, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। छठा परिवर्तन। वेरोनिका फिर से ब्रंडल के पास आती है और वो क्या देखते कि ब्रंडल छत पर चल रहा है, दीवार पर चल रहा है। वेरोनिका की हिम्मत की दाद देता हूँ मैं। कह रहा ब्रंडल को इन परिवर्तनों में मजा आने लगता है। अब वो खुद वेरोनिका से कहता है तुम मेरा इंटरव्यू लो ताकि आने वाली पीढ़ी को ब्रंडल फ्लाई के बारे में पता चल सके। और वही इंटरव्यू एडिटर भी देखता है। एडिटर का रिएक्शन देखो। तभी रोती हुई वेरोनिका आती है। एडिटर उसके पास आता है, उससे पूछता है क्या हुआ। वेरोनिका बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ब्रंडल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सातवां परिवर्तन। ब्रंडल कंप्यूटर जी से बात कर रहा है। वो शायद खुद को ठीक करने की सोच रहा है, पर इसके लिए उसे एक या एक से अधिक प्योर ह्यूमन चाहिए। अब ब्रंडल पूरी तरह से बदल चुका है। वो काफी भयानक लग रहा है और उसके दांत भी टूटने लगते हैं और उसकी वॉइस भी बदल चुकी है। पता नहीं क्यों पर मुझे आई पिक्चर की याद आ रही है। हे भगवान, क्या से क्या बन गया। तभी वहाँ पर वेरोनिका आती है। वैसे वेरोनिका उसे बताने आई है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, पर बता नहीं पाती। और ब्रंडल भी उससे कहता है कि तुम अब यहाँ मत आना क्योंकि मैं तुम्हें चोट पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि मैं अब एक जानवर बन रहा हूँ। ये सुनकर वेरोनिका वहाँ से भाग जाती है। वो एडिटर के पास आती है। एडिटर कहता है तुमने उसे बताया कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। वेरोनिका मना कर देती है। वो अब इस बच्चे का एबॉर्शन किसी भी हालत में कराना चाहती है। पर दोस्तों ये सारी की सारी बातें डायरेक्टर साहब ब्रंडल को भी सुनवा देते हैं। गॉसिप डायरेक्टर। वेरोनिका और एडिटर एक डॉक्टर के पास आते हैं। ये डॉक्टर एडिटर का दोस्त है और वो वेरोनिका का एबॉर्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर ये पहलवान आते हैं। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी ब्रंडल की एंट्री होती है। राधे, सलमान खान, नहीं। खैर ब्रंडल उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और वेरोनिका उसका कोई खास प्रतिरोध नहीं करती और वो उससे बचने की कोशिश भी नहीं करती। तभी एडिटर आता है। ब्रंडल में इतनी पावर है, लगता तो नहीं पर है। आठवां परिवर्तन और आखिरी। एडिटर साहब ब्रंडल की लैब में आते हैं। वो बॉक्स से गन निकाल कर उसे लोड कर लेते हैं और ब्रंडल को ढूंढने लगते हैं। तभी ब्रंडल छत से एडिटर साहब पर हमला करता है। स्टेथिस उस पर गन तान देता है। ब्रंडल वो गन दूर कर देता है। वो अपने वोमिट ड्रॉप से एडिटर का एक हाथ और एक पाँव गला देता है। वो अब गर्दन गलाने वाला है कि तभी वेरोनिका उसे रुकने को बोलती है और ब्रंडल रुक जाता है। ये बेचारा खामखा इन दोनों के बीच में पिस गया। ब्रंडल वेरोनिका के पास आता है। वो कहता है तुम मेरी मदद कर सकती हो। वेरोनिका कैसे? ब्रंडल उसे नीचे लाता है और कहता है तुम उस पोर्ट में जाओगी, मैं इस पोर्ट में जाऊंगा और हम तीनों उस पोर्ट से बाहर आएंगे। मैं, तुम और हमारा बच्चा। फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा।
जाएगा। अच्छी खासी फैमिली प्लानिंग कर रखी है ब्रंडल ने और पहली बार, जी हाँ पहली बार, वेरोनिका को ब्रंडल पर गुस्सा आता है। वो उसे अपने से दूर करने लगती है और इसी चक्कर में ब्रंडल की टोड उसके हाथों में आ जाती है और यहाँ पर ब्रंडल का आखिरी परिवर्तन शुरू होता है जो कि काफी बढ़िया और क्रीपी है और फाइनली वो एक मक्खी मैन बन जाता है। मैं वो आखिरी परिवर्तन नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब बुरा मान जाएगा। मक्खी मैन वेरोनिका को पोड में फेंक देता है। आराम से वो प्रेग्नेंट है। इधर एडिटर अपना बचा हुआ हाथ गन के पास ले जाने लगता है। टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया 1 मिनट में चालू होने वाली है तो मक्खी मैन अपने पोड में आकर बैठ जाता है। वेरोनिका का पोड बंद हो जाता है और मक्खी मैन का भी। अब मात्र 25 सेकंड ही बचे हैं टेलीपोर्टेशन होने में। तभी एडिटर गन से वेरोनिका की पोर्ट की वायरिंग उड़ा देता है। ये देखकर मक्खी मैन बाहर आने लगता है। वो बाहर आता ही है कि टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एडिटर वेरोनिका का पोर्ट खोलता है। वेरोनिका बाहर आती है। वो एडिटर को देखने ही लगती है कि तभी मक्खी मैन का भी टेलीपोर्टेशन हो जाता है। तीसरा पोर्ट खुलता है। मक्खी मैन बाहर आता है। वेरोनिका उसे देखकर गन उठा लेती है। मक्खी मैन उसके करीब आने लगता है। वेरोनिका गन तान देती है पर प्यार वो गन नीचे करवा देता है। वो इसी हालत में भी उसे प्यार कर रही है। वो उसकी हालत को देखकर रोने लगती है। जितनी आसानी से मुस्कान जैसी लड़कियां मिल जाती है उतना ही मुश्किल है वेरोनिका को ढूंढना। पर मक्खी मैन खुद वो गन अपने माथे पर लगा लेता है और मानो वो कह रहा हो कि प्लीज वेरोनिका मुझे इस जीवन से मुक्त कर दो और वेरोनिका गोली चला देती है। इससे प्यारी मौत ब्रंडल के लिए क्या हो सकती है जिससे मक्खी मैन मुक्त हो जाता है और वेरोनिका के रोते हुए सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो कंप्यूटर जी ने ब्रंडल और फ्लाई को जेनेटिक लेवल पर क्यों जोड़ा? क्योंकि अभी तक कंप्यूटर जी एक एक वस्तुओं का या एक जिंदा वस्तुओं का टेलीपोर्टेशन कर रहे थे पर अचानक से उनके पोड में 2 चीजें यानी कि ब्रंडल और फ्लाई आ जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका करना क्या है। इसीलिए वो इन दोनों को जेनेटिक लेवल पर जोड़कर एक तीसरा ब्रंडल बनाता है जिसे ब्रंडल फ्लाई कहना उचित रहेगा। एक्चुअली ये ब्रंडल और फ्लाई की एक तरह से संतान होती है और फ्लाई के जेनेटिक गुण आ जाने के कारण इनके शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं ताकि ये सही मायनों में ब्रंडल फ्लाई बन सके और लास्ट में बन भी जाता है जिसमें ब्रंडल और फ्लाई दोनों के गुण होते हैं।